वैसे तो पाकिस्तान बड़ी बात करता है कि हमें जाना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन सारी दुनिया के जो लीडरान हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं उधर ग्लासगो में। शहरी और नहीं पहुंचता। पंजाब हुकूमत पिंडी इस्लामाबाद पूरा जीटी रोड खुद के खोल देती है। ये क्या दानिशमंदी है? जब आपके पास वायरलेस है, आपको पता है अभी लाहौर की दूर से इमरान खान साहब की जो सरकार है वो क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें रोल प्ले नहीं कर पा रही। देखें, पाकिस्तान के बरतानिया के साथ जो ताल्लुकात हैं ओवरऑल बहुत अच्छे ताल्लुकात शुरू से रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे से इमरान खान ने डाउनग्रेड किए और कुछ अरसे से इंग्लैंड ने डाउनग्रेड किए। इंग्लैंड के बारे में ये मशहूर है कि वो ज्यादातर अमेरिका ने जब भी कोई अपनी पॉलिसी किसी मुल्क के ऊपर टेस्ट करनी होती है या किसी को थोड़ा आइसोलेट करना होता है तो वो उसको थोड़ा टफ टाइम देते हैं और वो थ्रू इंग्लैंड वो टफ टाइम जाता है। सो इट मीन्स के ये जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया और इमरान खान ने कहा पिछली दफा कि जी मैं नहीं जाऊंगा यूके, क्योंकि जी मैं तो वो आपने तो हमें रेड लिस्ट में डाला हुआ, तो अगर बाकी सारे पाकिस्तानी नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। दिस वाज अ गुड थिंग, नॉट बैड, मतलब मैं उस तरह नहीं कह सकता कि ये ठीक है, लेकिन एक चलो ठीक है, एज ए पाकिस्तानी, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनके अंदर ये है कि मैंने ये अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेना है। लेकिन वहां पे इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं और वो जो है वो तकरीबन दुनिया के 120 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड्स ऑफ स्टेट और वर्ल्ड लीडर्स उस समिट में आ रहे हैं, जो कि जिसमें ये यूनाइटेड नेशंस का एक बेसिकली फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये 26 कॉन्फ्रेंस है, पार्टीज है, और ये एक बड़ा इवेंट है इसमें, जिसमें इंडिया के वजीर आजम जो है वो अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे, अपने मुल्क का मौकफ देंगे और एनवायरनमेंट के हवाले से रोड मैप देंगे। और मेरा ख्याल है कि जो शायद कोई 2030 जो रोड मैप है वो डिस्कस किया जा रहा है, स्ट्रॉन्गर यूके इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। अच्छा, ये जो 2030 रोड मैप है यूके इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, ये पहले भी उन्होंने एक जो वर्चुअल समिट हुई थी उसमें भी ये बात हुई थी। अब इंडिया जो है, इंडिया अपने आप को वहां हाईलाइट करेगा और पाकिस्तान नहीं हाईलाइट कर पाएगा। अच्छा, इसमें ये चेस्ट थंपिंग ये नहीं है कि भाई हाँ हमें इंडिया जहां पे जाएगा तो हमने भी वहां पे जरूर जाना है वरना हमारी रह नहीं आएगी, हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में नहीं जाएंगे, हट जाएंगे, तो उसकी कौन, और मजे की बात है यहाँ पे पाकिस्तान में तो बात भी कोई नहीं कर रहा कि हम वजीर आजम ग्लासगो क्यों नहीं जा रहे। और ये शुरू से हम सुन रहे थे उन्होंने ग्लासगो जाना है, ग्लासगो जाना है, और उन्होंने वहां पे, और हम बार बार कहते हैं कि जी हमें तो पहले, आपको पता है कि जब अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बुलाई, ठीक है जी, और वो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ही मेरा ख्याल है अप्रैल में थी, और उन्होंने हमें बुलाया ही ना। हमने तो यहाँ पे शोर डाल दिया, यहाँ पे एक प्रॉपर जो है वो हुकूमत ने और जन अवाम ने कहा जी कि ये पाकिस्तान के वजीर आजम की और हुकूमत की तो एनवायरमेंट पॉलिसीज की तो बड़ी की जाती है, हमने तो इतने पौधे लगा दिए, 10 बिलियन ट्री जो है वो सुनामी की बात हम करते हैं, और हमें उन्होंने बुलाया ही नहीं है, और हम क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है इस खत्ते में। अच्छा, उन्होंने फिर हमें बुला लिया और उन्होंने 40 वर्ल्ड लीडर्स बुलाए हुए थे, और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को नहीं बुलाया, उन्होंने हमारे जो लोअर ग्रेड मतलब जो मिनिस्टर थे जो वो उनको बुला लिया। अमीन साहब हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की एनवायरनमेंट की पॉलिसीज वगैरह और इन चीजों को देखते हैं, कॉम्पिटेंट आदमी है। लेकिन अच्छा, अगर आप इस तरह के ग्लोबल फोरम्स को छोड़ देते हैं, G20 में हमें बुलाते नहीं है वो, क्योंकि हम उसका मेंबर नहीं है, ग्लासगो में हमें बुलाया नहीं है या हम गए नहीं है, और हमें पता ही कोई नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। और अगर इसके बारे में आप थोड़ी सर्च करने की कोशिश करो कि वजीर आजम क्यों नहीं जा पा रहे, अब दुनिया के अगर 120 ममालिक के लोग, हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, तो इजंट इट अ वेरी वेरी बिग इवेंट? ये बहुत बड़ा इवेंट है। और उधर हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब अपने मिनिस्टर्स को कह रहे हैं कि जो वेल कनेक्टेड फॉरेन नेशनल्स हैं, जो लॉबीज हैं, जो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करें। इधर वजीर आजम जो है वो हमारा लॉबिंग में कमजोर है, पाकिस्तान का केस ही नहीं लड़ पा रहा। यूरोप को हमने हमेशा के लिए शायद छोड़ दिया, फ्रांस के साथ वैसे ताल्लुकात खराब कर लिए हैं, रिलेशंस डाउनग्रेड कर दिए हैं, अनऑफिशियली, नॉट ऑफिशियली, अनऑफिशियली, क्योंकि हम उनके एम्बेसडर को भी नहीं ले रहे, और उनकी जो पहले एम्बेसडर है वो भी जा चुके हैं। और दूसरा ये है कि टीएलपी जो है उसकी वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि फ्रांस से ताल्लुकात खत्म करो। और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वजीर खारजा, तो कहते हैं कि जी हमें लॉबिस्ट चाहिए,
जो वेल कनेक्टेड फॉरेन नेशनल्स हैं वो चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए कितनी गलत बात है। एक तरफ कहते हैं जी हमारे दुनिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आज वजीर खारजा को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि जी लॉबिस्ट ढूंढें? अगर हमारे दुनिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तो लॉबिस्ट क्यों ढूंढने पड़ रहे हैं हमें? लॉबिस्ट ढूंढने का तब मतलब पड़ रहा होता है कि जब आपकी बात कहीं ना सुनी जा रही हो। आपकी बात सुनी जाएगी सर, आपने सिर्फ ये करना है कि आपने थोड़ी देर के लिए अपनी ये जो मजहबी सियासत है इसको बंद करना है, और आपने कश्मीर का जो मसला है वो दुनिया के हर मुल्क के, आप किसी भी मुल्क में जाएं सबसे पहले आप कश्मीर करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्या सारा पाकिस्तान, अब इस दाव पे तो नहीं लगा देना कि सारा पाकिस्तान खत्म कर दें और पाकिस्तान की हर चीज खत्म हो जाए लेकिन कश्मीर बचे? आर्मी चीफ को जाता है, लेकिन मजबूरन चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम है, उनकी तारीफ ना करना आप ही ने सिखाया, ये इंसाफ नहीं होगा। जी मलक साहब। हाँ काशिफ, मैं ये थोड़ा सा, हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने यही बताया कि जो जमहूरियत होती है उसमें जो हुकूमत की इंफॉर्मेशन होती है वो लोगों का हक है, क्योंकि ये अवाम की हुकूमत है ना, अवाम के जरिए, राइट टू नो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये किस किस्म की ये हुकूमतें हमारी, किस किस्म की रियासत है? 2021 में ये हमें सीक्रेट कहते हैं, हमने जो मुआहदा किया आपको बताना नहीं। और दूसरा मेरा आपसे थोड़ा सा वो भी मैनरिज्म का सवाल है। आप कहेंगे कि बड़ी वो अपना अंग्रेजी में मार रहा है कि इस क्राइसिस के बाद जब आपके मुल्क में वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात की क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो जाए, उनका क्या हुकूमत में मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? दो मेरे सवाल है आपसे, कमेंट्स है, चलें लेट्स पुट इन दैट वे। सर एक तो ये बात तो आपकी ठीक है कि कैसे मुमकिन है कि इस दौर में, इस वक्त में आप ये ना बता सकें किसी को कि मुआहदा क्या किया आपने। आई टोटली एग्री विद यू। दूसरा, ये जो आपकी क्रेडिबिलिटी वाली बात है, देखें इस मुल्क में क्रेडिबिलिटी किसको चाहिए? इस मुल्क में ना किसी की क्रेडिबिलिटी है, ना किसी कोई क्रेडिबिलिटी मांगता है, ना कोई कहता है कि किसी शख्स की या किसी की भी बात की क्रेडिबिलिटी। आपके वजीर आजम साहब जब ये कहें कि यू टर्न तुरा इम्तियाज होता है तो उसका मतलब क्रेडिबिलिटी की, वो क्रेडिबिलिटी को नहीं मानते, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को मानते हैं कि सियासत उस वक्त जो मांगती है हम उसको दे दें। यानी अगर सियासत कहती है कि इस वक्त हमें झूठ बोल देना चाहिए या कहीं भी बात से पीछे हट जाना चाहिए तो बिल्कुल ठीक है। क्रेडिबिलिटी नाम की चीज बाहर के मुल्कों में होती है, बहुत सारे मुल्क में क्रेडिबिलिटी किसी को नहीं चाहिए। काशिफ बासी साहब, मैं बताता हूं किसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसको वजीर आजम को 175 वोट पड़ते हैं और 350 वोट किसको पड़ते हैं। क्रेडिबिलिटी का सवाल आपने बड़ा अच्छा उठाया, बहुत शरारती है। जरा तुराब साहब काशिफ साहब के जरा पेश करें उन्हें। जी काशिफ अब्बासी साहब। सर मुझे कंफ्यूज, ये आवाज ठीक से समझ नहीं आई, क्या कह रहे थे? अच्छा चलें, कुछ उन्होंने सिंपली वजह से ही सारा काम, उन्होंने आर्मी चीफ को अप्रिशिएट किया कि उनकी वजह से ये अमन हुआ है या खून खारी नहीं हुई, सिंपल लैंग्वेज में। बिल्कुल ठीक है सर। ये देखिए किसी ना किसी ने रोल प्ले करना है, जैसे उन्होंने कर दिया इस दफा, पहले भी कर चुके इस तरह के धरनों में किरदार, वो पहले भी अदा कर चुके हैं, कोई नई चीज तो है नहीं। मेरा अपना ख्याल है कि जो भी करे, अगर बेहतर है कि एक चीज को